नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है। साथ ही साथ सभी को UGC NTA नेट JRF में सफलता हासिल करवाना है। दोस्तों, इसी कड़ी के क्रम में आज मैं आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी पेपर 2 से संबंधित जियोमॉर्फोलॉजी पेपर से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि UGC NTA नेट के एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित विषय ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित है, इसीलिए इसे प्रवाह सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन यह स्थलखंडों के प्रवाह से संबंधित है। इसी क्रम में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के आधार पर इससे संबंधित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उसी क्रम में मैं आज बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट ट्राई टू एक्सप्लेन द टेक्टोनिक प्रोसेस। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, ऐसे महत्वपूर्ण संकल्पना जिसमें हमारा विवर्तनिकी अर्थात प्लेटों के खिसकाव, स्थलखंड के खिसकाव से संबंधित महत्वपूर्ण संकल्पना प्रस्तुत किया गया है। उसी कड़ी में आज हमारा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और उसके अलावे हमारे पास पोलर वेंडरिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, जिससे मैं क्रमवार एक के बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के पास। तो चलिए आज का जो विषय उसे शुरू करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अर्थात महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जिसमें महाद्वीपों के वर्तमान स्थिति एवं दूर दूर स्थित महाद्वीपों के मध्य अनेक प्रकार से पाई जाने वाली समानताओं को कुछ विद्वानों ने विशेष रूप से देखा है, समझा है। लेकिन उसी कड़ी में सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर नामक फ्रांसीसी विद्वान 1858 में महाद्वीपीय विस्थापन होने की संभावना प्रकट की। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन होने की संभावना प्रकट की। इसके उपरांत कुछ दशक बाद हमारे भूवैज्ञानिक हुए, अमेरिकी भूवैज्ञानिक हुए FG टेलर। उन्होंने 1908 से 10, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1908 से 10 के दशक में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत महाद्वीपों के प्रवाह की घटना को प्रस्तुत करने का कोशिश किया। लेकिन वास्तविक विकास, व्यवस्थित रूप से अगर विकास की बात करें तो एल्फ्रेड वेगनर महोदय द्वारा, जिन्होंने जर्मन भाषा में 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह का विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण इनका अंग्रेजी अनुवाद 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन के अगर अर्थ को समझे तो महाद्वीपीय विस्थापन का अभिप्राय उस परिकल्पना या अनुमान से है, परिकल्पना का तात्पर्य होता है अनुमान, उस अनुमान से है जिसके अनुसार महाद्वीपीय भूभाग किसी भूवैज्ञानिक काल से विस्थापित हुए तथा भूमंडल पर जिनकी वर्तमान स्थिति मूल स्थलखंड के खंडित और विलय होने के कारण है। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल से, कुछ भूवैज्ञानिक काल से, इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कुछ भूवैज्ञानिक काल हमारा है जिस समय पृथ्वी हमारा एक था, लेकिन क्रम के आधार पर, समय के आधार पर क्या हुआ है, उसमें विखंडन शुरू हुआ और वर्तमान स्वरूप जो है आज हमारा वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे भूवैज्ञानिक काल, जिसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के क्रम में महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित हुए। वो प्लेट जो हमारा है, प्लेटों में विस्थापन प्रारंभ हुआ और वर्तमान स्वरूप आज हमारा दिखाई देता है। तो उसी को हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वर्तमान स्थिति मूल स्थलखंड के खंडित और
होने के कारण भी आज हमारा दिखाई देता है। अगर इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि की बात करें, सिद्धांत की पृष्ठभूमि में सबसे मुख्य जो स्थान है अल्फ्रेड वेगनर का है। अल्फ्रेड वेगनर जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। उनका मुख्य कार्य था कि प्राचीन काल से अर्थात भूवैज्ञानिक काल से पृथ्वी के भूपरपट्टी पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसके प्रमाण को कालक्रम के आधार पर, यानी कि एक निश्चित काल के आधार पर व्याख्या करना है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वेगनर महोदय का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए या वेगनर महोदय के सिद्धांत की मुख्य बातें, तो हमारा है कि जलवायु परिवर्तनों के प्रमाण उनके कालक्रम को दर्शाना है, अर्थात जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट करना है कि पृथ्वी पर हमारा किस प्रकार जलवायु परिवर्तन हुआ है। उसी क्रम में वेगनर महोदय ने यह भी कहा है कि विषुवत-रेखीय प्रदेश, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य यूरोप जैसे विश्व के अनेक ऐसे भाग हुए जिसमें प्राचीन जलवायु से संबंधित प्रमाण मिले, जो वर्तमान में हमारा जो जलवायु है दोनों में मेल नहीं खाता है। साथ ही साथ वहाँ की वनस्पति और पशु जगत के जीवाश्म में भी विपरीत जलवायु से संबंधित पाए गए। इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महाद्वीपीय स्तर पर हिमानियों के प्रमाण मिले, जबकि मध्य यूरोप से उत्तरी चीन तक महान पट्टी में उष्णकटिबंधीय वनों के दमने से विकसित कोयले प्रदेश के कुछ प्रमाण मिले। तो कहीं ना कहीं दोनों में एक निश्चित क्षेत्रों में विषमता जन्म लेती हैं, या फिर यह भी कहा जाता है कि अगर विषमता नहीं है तो कहीं ना कहीं एक प्लेट दूसरे प्लेट के विपरीत दिशा में खिसके होंगे, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट से किसी कारणवश अलग हुए होंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वेगनर महोदय ने दो बातें बताई हैं इन्हीं प्रमाणों के आधार पर। पहला कि सभी महाद्वीप अति प्राचीन काल में आपस में जुड़े हुए थे। पहला ही उन्होंने कहा कि सभी हमारा जो महाद्वीप है कभी आपस में प्राचीन काल में जुड़े हुए थे, या फिर उन्होंने कहा कि महाद्वीपों की या तो जलवायु बदली अथवा अपनी मूल जलवायु वाले स्थानों से खिसककर विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति की ओर बढ़े। इसी संदर्भ में उन्होंने पेंजिया और पेंथलासा का भी कॉन्सेप्ट दिया है। हमारा जो पेंजिया है, पेंजिया उन्होंने कहा कि उन्होंने यह पहला जो उनका कथन था कि सभी महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए होंगे। उन्हीं क्रम में जो स्थल खंड था जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, और जो जल खंड था जिसे उन्होंने पेंथलासा कहा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि पेंथलासा कहा जल खंड को, लेकिन आर्थर होम्स नामक विद्वान ने उसी पेंथलासा को प्रशांत महासागर का दर्जा दिया है। आर्थर होम्स नामक विद्वान ने उसी पेंथलासा को हमारा क्या कहा है, प्रशांत महासागर कहा है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किस प्रकार हमारा विद्वानों का मत में यहाँ प्रमाणित होता है। इसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि हमारा जो पेंजिया और पेंथलासा है समय के साथ उसमें भी बदलाव देखा गया है। अगर हम भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से बात करें तो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्रिप्टोजोइक और फेंड्रोजोइक दो मुख्य भागों में बांटा गया है। फेंड्रोजोइक को हम पुनः तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक आता है। पैलियोजोइक में भूपटल में विस्थापन की कोई समस्या या विस्थापन से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन मेसोजोइक के क्रम में उसके प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। फेंड्रोजोइक में हमारा पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक है। पैलियोजोइक के अंतर्गत ही हमारा सबसे पहला जो क्रम था जिसे हम पेंजिया कहते हैं, पैलियोजोइक के ही आरंभ में देखा गया है। पैलियोजोइक के तीनों क्रम क्रिटेशस, जुरासिक और मेरा ट्रायसिक, तीनों क्रम में हमारा क्या है, इसके विस्थापन से संबंधित बातें स्पष्ट होती है। जैसे कि सबसे पहले जो हमारा पैलियोजोइक में है, जिसमें हमारा पेंजिया था, वो जिसे हम यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि परमियन 250 मिलियन ईयर एगो। जैसे ही हम ट्रायसिक में आते हैं तो ट्रायसिक में 200 मिलियन एगो, फिर जुरासिक में आते हैं तो जुरासिक में 150 मिलियन एगो, फिर हमारा आता है क्रिटेशस, और इसी तरह के क्रम में हमारे जो न्यू वर्ल्ड हैं जिसे आज वर्तमान में हम देख रहे हैं वो हमारे आते हैं। तो पेंजिया का जब विखंडन होता है तो पेंजिया के विखंडन के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती है कि पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी के बीच में सबसे पहले जब भू हलचल हुआ तो वहाँ हमारा टेथिस सागर का उद्भव सबसे पहले हुआ। जब टेथिस सागर का उद्भव हुआ तो टेथिस सागर के उत्तर में जो हमारा हिस्सा था जिसे हम लॉरेंसिया कहा गया, और दक्षिण में जो हमारा हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया।
फिर पुनः इसका विखंडन होना प्रारंभ हुआ और समय के साथ हमारा लॉरेंसिया जो है उसमें भी विखंडन प्रारंभ हुआ और लॉरेंसिया हमारा उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के रूप में विभक्त हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड का विखंडन होकर हमारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसे भूखंडों का स्थिति बना। साथ ही साथ जैसे जैसे इनका विस्तार होते गया वैसे वैसे महासागरों की उत्पत्ति भी हुई, जिसमें हमारा जब उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर विस्तारित हुए और हमारा एशिया, यूरोप, लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड का जो भारत का हिस्सा है ये सब जब पूर्व की ओर खिसकना प्रारंभ किए तो इसी क्रम में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में प्रशांत महासागर का उद्भव और हिंद महासागर का उद्भव भारत के दक्षिण हिस्से में और अफ्रीका के दक्षिण हिस्से में प्रारंभ हुए और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में हमारा अटलांटिक महासागर का उद्भव हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन के कारण वर्तमान में हमारा संपूर्ण पृथ्वी की एक आकृति दिखाई देती है और उसी आकृति के संदर्भ में ही हमारा संपूर्ण सिद्धांत बैठा हुआ है कि इनके कुछ प्रमाण पाए गए हैं। उसी प्रमाणों के आधार पर महाद्वीपीय सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया है। वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत में कुछ बलों का जिक्र किया है जिसके आधार पर उनका विस्थापन हुआ है स्थलखंड का। सबसे पहले उन्होंने कहा कि महाद्वीपीय विस्थापन का कारण गुरुत्वाकर्षण बल और पल्लवनशीलता बल है। गुरुत्वाकर्षण बल और पल्लवनशीलता बल, तो यहाँ से यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछ चुकी है, तो इसको ध्यान देना है। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर बहने के कारण उनका सूर्य और चंद्रमा के बीच में ज्वारीय बल भी माना गया है, तो यहाँ से भी प्रश्न मिलान करने के लिए दिया गया था प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे जो हमारा वेगनर महोदय का विस्थापन सिद्धांत में लगने वाले बल है इसको विशेष ध्यान देने योग्य जगह है। महाद्वीपीय प्रवाह या विस्थापन को स्पष्ट करते हुए वेगनर ने महाद्वीपीय खंडों को सियाल नामक अपेक्षाकृत हल्के पदार्थों का माना। ध्यान दीजिएगा, जो महाद्वीपीय स्थलखंड है यह सियाल है, क्योंकि इसका आलोचना बाद में किया गया है, सियाल है, जबकि नीचे का जो भाग है, भारी भाग है जिस पे सियाल तैर रहा है, उसे सीमा कहा गया है। यानी कि आगे जब हम आलोचना में देखेंगे तो आलोचना में एक बात स्पष्ट होती है कि उसमें कहा गया है कि सीमा पर सियाल बिना किसी रुकावट पर तैर रहा है। एक स्टेटमेंट आता है कि सीमा पर सियाल बिना किसी रुकावट से तैर रहा है, लेकिन सीमा के बहने या सीमा के तल का कोई स्पष्ट बात नहीं बताया गया है। वेगनर महोदय ने कहा कि जब अमेरिकी महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तब संपूर्ण पश्चिमी तट के सहारे कुछ पर्वतों का विकास हुआ और सियाल खंड और सीमा क्षेत्र में घर्षण से इसी से मोड़ का विकसित हुआ और हमारा रॉकी और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका में निर्मित हुए, जन्म लिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के साक्ष्य, कुछ समर्थन जो महाद्वीपीय प्रवाह के उसके साक्ष्य है। महाद्वीपीय प्रवाह को शॉर्ट में CDT भी कहते हैं। इसके प्रमाण है, एविडेंस है, जिसमें हमारा है फिजिकल फीचर्स, बॉटनिकल एविडेंस, प्लेजर डिपॉजिट, फिर हमारा पोलर वेंडरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स हैं, फिर रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। तो इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे हम आते हैं हमारे प्रमाण में सबसे मुख्य और सबसे प्रमुख जो है भूवैज्ञानिक समानता। भूवैज्ञानिक समानता अर्थात जियोलॉजिकल जो हमारा इक्विलिब्रियम है, समानता है, उसके बारे में। तो उसमें देखते हैं कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का उभार गिनी की खाड़ी से फिट होता प्रतीत होता है। ध्यान दीजिएगा, हम मानचित्र के माध्यम से भी दिखाएंगे कि ब्राज़ील का उभार हमारा अफ्रीका के गिनी के खाड़ी से फिट बैठ जाता है। ग्रीनलैंड के कनाडा के एल्सेमेरे और बॉफिन द्वीपों के बीच अच्छी तरह से फिट हो जाता है। भारत का पश्चिमी तट, मेडागास्कर, अफ्रीका सबको मिलाया जा सकता है। एक तरफ उत्तर और दक्षिण अमेरिका तो दूसरी तरफ अफ्रीका और यूरोप को मध्य अटलांटिक रिज के सहारे फिट किया जा सकता है, बैठाया जा सकता है। उसी प्रकार यूरोप के कैलेडोनियन, हर्कियन पहाड़ संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन एक निरंतर श्रृंखला के रूप में प्रतीत होती है। इस मानचित्र से देख सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल फीचर्स में है, हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका का बैफिन के द्वीप के पास यहाँ सेट किया जा सकता है, अरेबियन भाग भी यहाँ सेट हो सकता है, भारत भी यहाँ सेट है, अंटार्कटिका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। कहीं ना कहीं यह प्रमाणित होता है कि भौतिक बनावट से संपूर्ण महाद्वीप, संपूर्ण देश कभी एक साथ जुड़े हुए थे। उसी प्रकार एक
फिर आता है हमारा प्रमाण में जिगसा फिट, इससे भी प्रश्न पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो वेगनर महोदय ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट भली भांति मिलाया जा सकता है, जिसे उन्होंने फटे हुए कागज के समान ठीक बैठता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ से भी आलोचना हुआ है, क्योंकि जब एक पेपर, मान लेते हैं कि एक पेपर में जब विखंडन होता है तो कहीं ना कहीं उसके छोटे अवशेष इधर उधर छिटक कर भटक जाते हैं, जिनका पुनः मिलाना संभव नहीं है। लेकिन जिगसा फिट के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से वेगनर महोदय ने कहा है कि पुनः मिलाया जा सकता है। और कहाँ कहाँ मिलाया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील का ये हिस्सा, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील का ये हिस्सा और अफ्रीका का ये जो हिस्सा है, इसको भली भांति मिलाया जा सकता है, इसीलिए इसे कहा गया है जिगसा फिट। उसके बाद हम आते हैं जीवाश्म में समानता, अर्थात विश्व स्तर पर जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसमें हमारा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में जो जीवाश्म पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में जो जीवाश्म पाए जाते हैं, वो जीवाश्म वनस्पति और सरीसृप के है, उसमें भी हमारा समानता देखने को मिलती है। तो उससे भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं हमारा संपूर्ण विश्व एक साथ जुड़ा हुआ था। जैसे कि हम देखते हैं फॉसिल्स रिमाइन ऑफ काइनोगोनाथस ए ट्रेसिक लैंड रेप्टाइल है ये। उसी प्रकार फॉसिल्स रिमाइन द फ्रेश वाटर रेप्टाइल मेसोसोरस। और फिर हमारा आता है फॉसिल्स ऑफ द फ्रेम क्लेस्टोपॉट्रिस वनस्पति फाउंड द ऑल द साउदर्न कॉन्टिनेंट। तो यह जो पाया जाने वाला है, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में पाया गया है, इसको एरो के माध्यम से समझना पड़ेगा। और इसे समझने के क्रम में हमें याद भी रखना है, जैसे कि पिछले प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे कि मेसोसोरस वनस्पति कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो मेसोसोरस वनस्पति साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाया गया है। उसी प्रकार हमारा जो मेसोसोरस जीव थे जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाए गए, जबकि हमारा जिसे हम क्या कहते हैं, पेलियोसोरस, या फिर कह सकते हैं इसे हम ग्लास्टोपॉट्रिस वनस्पति, इसे ग्लास्टोपॉट्रिस वनस्पति जब हम कहते हैं, तो इसका विस्थापन किस प्रकार हुआ है। तो इसका विस्थापन दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया को भी टच किया है और ऑस्ट्रेलिया। इससे भी प्रश्न बने कि इनमें से किस जगह पर, किस स्थान पर ग्लासोपॉट्रिस वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, ताकि आने वाले समय में प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ चौथा जो प्रमाण है, वेगनर ने कहा कि यूरोप में एक चूहे की प्रजाति पाई जाती है लूमिंग, वो सीजन के अनुसार अटलांटिक महासागर यानी कि यूरोप के पश्चिम की ओर बहते हुए ये क्या करते हैं कि अटलांटिक महासागर में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, रिटर्न नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह प्रमाणित होता है कि यूरोप और उत्तर अमेरिका का भाग कभी एक साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए उनकी विशेषता, उस जीवों में विशेषता आज भी दिखाई देती है। इसीलिए जैसे ही यूरोप में उन जीवों का विकास होता है, वो पश्चिम की ओर गमन करते हैं, प्रवास करते हैं और अटलांटिक महासागर में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। भूवैज्ञानिकों ने यह भी प्रमाण दिया है कि ग्रीनलैंड एक वर्ष में 32 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर खिसक रहा है, लेकिन वर्तमान में 1930 के बाद ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। साथ ही साथ हिमनीकरण अर्थात ग्लेशियल जो पीरियड है, उसका भी हमारे पास कहीं ना कहीं प्रभाव देखे गए। इस मानचित्र में भी देख सकते हैं कि ग्लेशियल का प्रभाव दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हिम प्रभाव सीमा। तो यह भी स्पष्ट है। लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिमनीकरण के जो बातें हैं उसमें अभी तक विद्वानों में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया है, क्योंकि हिमनीकरण कोई विद्वान कार्बोनिफेरस में कहा है, किसी ने हमारा वर्तमान सेनोज़ोइक के अंतर्गत कहा है, इसमें स्पष्ट नहीं है। वेगनर महोदय के अगर आलोचना की बात करें, संपूर्ण प्रमाण के उपरांत अगर इनकी आलोचना की हम बात करें, तो आलोचना में हमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अगर समझाने के बारे में आता है, तो वह है कि प्राचीन काल से महाद्वीपों में जलवायु में आए परिवर्तनों को समझाना रहा है, जो वेगनर का मुख्य उद्देश्य रहा है। उसी के आधार पर सबसे पहला जो वेगनर का आलोचना हुआ है वह है हमारा कि सियाल सीमा पर, ध्यान दीजिएगा कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट से तैर रहा था। सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट से तैर रहा था। बाद में पुनः बदलकर बताया कि सीमा के बहने से सियाल पर रुकावट पैदा हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सियाल द्वारा सीमा के तैरने की बात को वो नहीं समझा पाए। इसमें यह स्पष्ट है कि आप देख सकते हैं कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट से तैर रहा है, कोई घर्षण नहीं, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट को पुनः बदला और कहा कि सीमा के बहने से सियाल में रुकावट पैदा हुआ। लेकिन पिछले स्लाइड में भी हमने देखा कि उसमें कोई ऐसा फेरबदल नहीं है,
लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सीमा, जैसे उनका सीमा में जो सीमा बह रहे हैं और सीमा के बहने से सियाल में रुकावट पैदा हो रहा है, तो यहाँ स्टेटमेंट जो दिया गया है वो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उन स्टेटमेंट पर आलोचना हुआ है। दूसरी बातें हैं कि वेगनर महोदय ने मादपी प्रवाह बल का प्रयोग किया है, जो अस्वाभाविक और गलत है। यहाँ पे आलोचना पर भी ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य अगर पश्चिम दिशा में खिसकने लगे तो वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक ज्वारीय बल कार्य करेंगे और पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाएगा। वेगनर ने सही नहीं बताया कि महाद्वीप कब और किस दिशा में प्रवाहित हुए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया कभी मेसोजोइक में, कभी ट्राइसिक में, कभी जुरासिक में, कभी कार्बोनिफरस के हिमानी का उन्होंने प्रमाण दिया है। और हम कह सकते हैं कि साथ ही साथ वेगनर का जो सिद्धांत है वह उन्होंने बताया कि सभी जगह हर बात लागू नहीं होती है। समस्त महाद्वीपों को आसानी से मिलाया जा सकता है, क्योंकि अंध महासागर के संपूर्ण तटों को भाली भांति नहीं सटाया जा सकता। यहाँ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिग्सा फिट का जो उदाहरण दिया है वह भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए अंध महासागर का संपूर्ण तट को सटाया नहीं जा सकता है। और इसी सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने बताया है और उनका संपूर्ण आलोचना भी हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।